एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेजर क्रॉप्स का पार्ट नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, जैसे राइस, व्हीट, मिलेट्स और मेज। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में, जूट के बारे में, कॉफी के बारे में, टी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉटन। कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन को हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए और जो रेनफॉल है वो लाइट होनी चाहिए, हल्की फुल्की रेनफॉल हो। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए। फ्रॉस्ट का मतलब होता है बर्फ जो पड़ती है। ठीक है, बर्फ किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ओले के रूप में पड़ सकती है बर्फ। तो अगर ओले पड़ जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो कॉटन का प्लांट है ना, ये मर जाएगा, इसकी पत्तियां गल जाएंगी उस फ्रॉस्ट से। तो इसीलिए इसको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए 210 और ब्राइट सनशाइन चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, और अगर हम इसकी सॉइल की बात करें तो ये ब्लैक और एलुवियल सॉइल में अच्छे से ग्रो हो सकती है। ब्लैक सॉइल तो काली मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल वो होती है जो नदी लेकर आई हो। ठीक है, अब कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो इसमें चाइना आ जाता है, यूएसए है, इंडिया है, अपना पड़ोसी पाकिस्तान भी है, ब्राज़ील है, इजिप्ट है। ये सारी कंट्रीज लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन की। ठीक है, सभी को मैप में देख लेते हैं एक बार। तो ये है इंडिया। ठीक है, इंडिया की पड़ोसी कंट्री चाइना, और एक और पड़ोसी कौन सा है, जो पाकिस्तान है। इंडिया से ही टूट के बना है पाकिस्तान, राइट। और अफ्रीका में एक कंट्री है इजिप्ट, जहां पर कॉटन प्रोडक्शन होता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए है जिसमें कॉटन प्रोडक्शन होता है, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है। तो ये सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, अब जो कॉटन है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक मेन रॉ मटेरियल होता है। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है, और इंडस्ट्री का मतलब उद्योग। तो कपड़ा उद्योग किसका, कॉटन का। तो जब कॉटन के कपड़े बनाए जाएंगे तो मेन रॉ मटेरियल तो कॉटन ही होगी ना, बाकी के रॉ मटेरियल अलग होंगे। जैसे पानी की भी इसमें नीड होती है, कलर करने के लिए कपड़ों को डाई चाहिए होती है, तो वो भी अलग रॉ मटेरियल हो गए, लेकिन कॉटन एक मेन रॉ मटेरियल है। ठीक है, अगली जो क्रॉप है वो है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, क्योंकि जो जूट का फाइबर होता है वो गोल्डन कलर का होता है। आपने देखा होगा जो आलू की बोरियां आती हैं वो जो होती है ना, वही होती है जूट। अब जूट को इस तरह से ग्रो किया जाता है, ये जूट का कल्टीवेशन हो रहा है। इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं, इंसानों से भी लंबे लंबे, और पानी इस तरीके का भरा हुआ रहता है हर टाइम पर। ठीक है, तो जूट के कल्टीवेशन में ना बहुत सारा पानी चाहिए होता है पहले इसको ग्रो करने के लिए। फिर इसकी ये कटाई की जा रही है ना। फिर क्या किया जाएगा कि इसको इसी पानी में धोया जाएगा, इसमें से रेशे निकाले जाएंगे, तब जाकर जूट बनेगी। जूट जो है वो एलुवियल सॉइल में अच्छे से ग्रो हो सकती है, और जूट को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। यानी कि टेम्परेचर तो ज़्यादा होना ही चाहिए, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए जिससे पानी हर टाइम भरा रहे, और क्लाइमेट ह्यूमिड होना चाहिए, यानी कि उमस होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होनी चाहिए। ठीक है, ये जो क्रॉप है ये ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो की जाती है, यानी कि वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो जोन है, यहाँ पर जो भी कंट्रीज होंगी, जो भी एरिया होगा, वहाँ पर जूट ग्रो की जाती है। क्योंकि यहाँ पर ना बारिश बहुत ज़्यादा हैवी होती है और इस रीजन में सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई रहता है। ठीक है, और क्लाइमेट भी ह्यूमिड रहता है यहाँ का, इसीलिए यहीं पर ही जूट जो है वो ग्रो की जाती है। इंडिया और बांग्लादेश जो हैं वो जूट के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन इंडिया और बांग्लादेश ही करते हैं। नेक्स्ट कॉफ़ी है। कॉफ़ी को वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है। वेट यानी कि रेनफॉल भी होनी चाहिए, और वार्म क्लाइमेट भी होना चाहिए। वार्म में ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। कॉफ़ी की ग्रोथ के लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल जगह है वो है हिल स्लोप्स, यानी कि कोई पहाड़ी है, कोई हिल है जिसके स्लोप पर कॉफ़ी ग्रो कर दी। ठीक है, और हिल पर इसलिए ग्रो की जाती है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं रहता और वेट क्लाइमेट भी रहता है, बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है। अब यहाँ से अगर सनराइज़ होता है, ठीक है, तो यहाँ की डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं इधर की तरफ, तो यहाँ पर कॉफ़ी ग्रो नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जो कॉफ़ी के प्लांट्स हैं ये बहुत नाजुक होते हैं, डायरेक्ट सनलाइट को नहीं झेल सकते, ये शेड में ही ग्रो होंगे। ठीक है, तो जब सन यहाँ से बढ़ेगा धीरे धीरे, जब यहाँ तक आएगा भी, यहाँ पर अगर इसकी रेस पड़ेंगी भी ना, तो सनसेट होने वाला होगा, तो डायरेक्ट रेस नहीं पड़ पाएंगी।
और अगर डायरेक्ट रेस पड़ गई ना तो इसके पत्ते जल जाएंगे और कॉफ़ी पूरी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन कौन सी कंट्री करती है? ब्राज़ील करती है, जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पर है कोलंबिया, देन फिर है इंडिया। कोलंबिया कहाँ पर है? ये जो येलो वाली कंट्री है ये तो ब्राज़ील है। ब्राज़ील के ही नॉर्थ वेस्ट में देखो, ये जो ग्रीन कलर में है यही है कोलंबिया, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कॉफ़ी की। अब कॉफ़ी के प्लांट को लेकर एक स्टोरी है कि कॉफ़ी का प्लांट किसने डिस्कवर किया। तो अलग अलग वर्जन्स हैं कॉफ़ी के डिस्कवरी को लेकर, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं लगभग 850 एडी की। उस टाइम पर क्या होता है, जो कल्दी है एक अरब गोट हर्डर, ये हैरान था कि जो इसका जो फ्लॉक है, जो झुंड है गोट्स का, ये अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। क्वीर एंटिक्स मतलब अजीब हरकतें, ठीक है। तो वो गोट्स क्या कर रही थी, अजीब हरकतें कर रही थी, जिससे ये हैरान था कि ऐसा क्यों कर रही हैं भाई। तो इसने उन बेरीज को टेस्ट किया जो वो बकरियां खा रही थी, ठीक है। और उन बेरीज को खाने के बाद इसने एक सेंस ऑफ एक्सिलरेशन इसने एक्सपीरियंस किया, यानी कि एनर्जी जैसा फील हुआ उसे टेस्ट करने के बाद। तो फिर इसने अपनी डिस्कवरी को प्रोक्लेम कर दिया कि ये जो कॉफ़ी की डिस्कवरी की है ये इसने की है, ठीक है। हालांकि ये सिर्फ एक स्टोरी है, रियलिटी में तो किसने कॉफ़ी का प्लांट की डिस्कवरी की है नहीं जानते। अब आते हैं अगली मेजर क्रॉप पर, जो है टी। टी जो है वो एक बेवरेज क्रॉप है, यानी कि ड्रिंकेबल क्रॉप है, जिसको प्लांटेशंस में ग्रो किया जाता है। प्लांटेशंस हमने पिछली वीडियो में समझा था ना, कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप था प्लांटेशन। यानी कि एक बार सीड डाल दिया जाता है, फिर 20 साल तक या 30 साल तक जो है वो उसी से क्रॉप मिलती जाती है, नए सीड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो टी को भी इसी तरीके से ग्रो किया जाता है। ये इस तरह से टी का प्लांटेशन होता है। तो टी को कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट सन रेज नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि जो टी के पत्ते हैं ना वो भी बहुत नाजुक होते हैं और ये भी डायरेक्ट सनलाइट से जल जाते हैं। और इसको वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए पूरे साल, यानी कि ऐसा ना हो कि किसी एक ही सीज़न में रेनफॉल हो जाए, किसी महीने रेनफॉल ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा झमाझम बारिश हो गई, और किसी महीने बारिश हुई ही नहीं। तो ऐसा टी को नहीं चलेगा, इसको पूरे साल अच्छी खासी बारिश चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, टेंडर लीव्स हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए इसे पहली बात तो कूल क्लाइमेट और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर चाहिए, ठीक है। और टी को वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स चाहिए, यानी कि जिसमें पानी ज़्यादा ना टिके, और लोमी सॉइल हो वो वही जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर हो, ठीक है। और इसे जेंटल स्लोप चाहिए, वही ये भी हिल पर ही ग्रो की जाएगी टी जो है। और स्लोप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टीप स्लोप हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, जेंटल स्लोप हो। और टी के लिए ना लेबर लार्ज नंबर में चाहिए होती है, ताकि वो इसकी जो लीव्स हैं उसको पिक कर सकें। देखो यहाँ पर भी तो लेबर ही काम कर रही है ना, जब ये लोग नहीं होंगे, लेबर नहीं होगी ज़्यादा, तो इनकी लीव्स को पिक कौन करेगा, है ना। तो लीव्स को पिक करने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होती है इस प्लांटेशन में। कुछ टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे केन्या है, इंडिया है, चाइना है, श्रीलंका है। ये जो कंट्रीज़ हैं ये वर्ल्ड में बेस्ट क्वालिटी की टी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब हमने इंडिया को, चाइना को और श्रीलंका को तो मैप में देख ही लिया है, अब बचता है केन्या। तो केन्या को भी देख लेते हैं। आ जाओ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को करते हैं जूम। तो ये जो कंट्री है ये है केन्या, इसमें ना दिखाओ तो आप लाइव मैप में भी देख लो। सामने अपना इंडिया है ना। इंडिया से वेस्ट पर जाओ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इसको जूम करते हैं तो ये वाली जो कंट्री दिख रही है ये है केन्या, ठीक है। केन्या के नीचे जस्ट तंजानिया है, तो इसके ऊपर वाली कंट्री ही केन्या है। ये जो नैरोबी दिख रहा है ये इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो यही यहाँ पर दिखाई थी, यही कंट्री है केन्या, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, और उसमें 2 केस स्टडीज़ लेंगे, इंडिया की और यूएसए की, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।